हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स डू स्टडी। बिहार का 7th फेज नियमावली आ चुका है, सिलेबस भी आ गया है और हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 7th फेज को लेकर के ही। इसमें हम उसके सिलेबस के अनुसार जो जो भी टॉपिक हमें पढ़ना है या फिर जो सिलेबस दिया गया है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज आई होप मेरा कंटिन्यू रहेगा और शायद ये वीडियोस आपको हेल्प भी करे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है भारतीय संविधान। ये क्लास 8 का सिविक्स का फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भारतीय संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों हुई, या किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत कब होती है। तो अगर हम इंडिया के पर्पस में बात करें तो हम अगर देखें तो यहाँ पे काफी लंबा एक संघर्ष चला जो कि बहुत ही लंबा रहा। और जब हम संघर्ष की बात करते हैं तो ये 1857 से जो शुरू होता है, उसके पहले भी काफी जैसे बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़े या पलासी की लड़ाई के बारे में पढ़े, तो ये सारे संघर्ष थे। लेकिन 1857 से लेकर के और 1947 तक का एक कंटिन्यू सफर रहा जिसमें कि कई सारे वार हुए, कई आंदोलन हुए और ये सब के बाद फिर फाइनली हमें एक अंग्रेज की सत्ता से, अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिलती है। और जो इंडियन है वो अपने देश के लिए एक संविधान का निर्माण करते हैं और उस संविधान का निर्माण का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमारे देश के लोग ही हमारे देश में शासन करेंगे। मतलब अपने जो भारतीय जनता है, इंडियंस है, इंडियन के ऊपर इंडियन का ही रूल रहेगा। किसी अदर कंट्री के लोग जो है यहाँ पे आकर के शासन नहीं करेंगे जैसे कि ब्रिटिश टाइम में था। तो हम इसमें कुछ ऐसे डेट्स हमने लिखा है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा डेट है 1934। ये 1934 ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है जिसको आप रिमेम्बर रख सकते हैं कि ये पहला डेट है जब कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान के शब्द को जो है ये लिया गया था। यानी उन्होंने ये अधिकृत नीति में इसको शामिल किया था कि इंडियन भारत का एक संविधान होना चाहिए भारतीयों के अनुसार। इसके बाद हमारा दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1940 तक कई सारे बैठक हुए संविधान सभा के लिए और इस संविधान सभा में हमारे संविधान को अधिकृत किया गया। उसका प्रारूप जो है, ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया। इसमें कई सारे मेंबर्स थे और किस किस मेंबर्स को क्या काम दिया गया था वो भी हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद 49 नवंबर 49 तक बहुत सारे बैठक हुए इसमें और 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसका आखिरी बैठक होता है। फाइनली ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को। हम इससे संबंधित जो हमारे बुक में पढ़ना है एक नेपाल की कहानी के बारे में। नेपाल का स्टोरी जो है, नेपाल में किस तरह से वहाँ पे एक राजाशाही था, मतलब मोनार्की था, और किस तरह से फिर वहाँ पे लोकतंत्र का स्थापना किया गया। इसके पीछे की क्या स्टोरी रही कि मोनार्की से लोग डेमोक्रेटिक में वहाँ पे चेंज हो गया, वहाँ के शासन मोनार्की से डेमोक्रेट्स में चेंज हो गया। तो 1990 की हम एक स्टोरी देखेंगे जहाँ पे कि फर्स्ट टाइम वहाँ पे लोकतंत्र, डेमोक्रेट्स की स्थापना की गई थी, डेमोक्रेटिक रूल की स्थापना की गई थी 1990 में। लेकिन जब ज्ञानेंद्र सिंह यहाँ पे राजा बनते हैं तो वो मवादी संगठन ऐसे विकसित हो रहे हैं, ऐसे बहाना बना करके कि अभी शासन ऐसे सही से नहीं चल पाएगा क्योंकि कई सारे मवादी संगठन विकसित हो रहे हैं और जिससे शासन संभालने में दिक्कत आएगी। तो उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे अपने जो भी रूल्स रेगुलेशन या अधिकार था अपने हाथ में लेना शुरू किया, शासन की बागडोर अपने हाथ में लेना शुरू किया। और फरवरी 2005 तक उन्होंने ऐसे पूरे नेपाल पे तो पूरे देश पे जो है वापस से लोकतंत्र से मोनार्की में उसे चेंज कर दिया। लेकिन जो वहाँ के मवादी संगठन और वहाँ के जनता थे उन्होंने इसके लिए आंदोलन जारी रखा और वो आंदोलन नवंबर 2005 में एकदम बिल्कुल चरम सीमा पे, यानी बिल्कुल हाईएस्ट पिक पे पहुंच गया था। उन्होंने कई सारे ऐसे संगठन बनाए और कई सारे संगठन मिल करके लगातार ये आंदोलन चलता रहा। 12 सूत्री समझौता भी यहाँ पे एक हुआ था जो कि राजा को सौंपा गया था उसको पास करने के लिए। तो फाइनली ये नवंबर 2005 से अप्रैल 2006 तक ये आंदोलन चला और अप्रैल 2006 में वहां पे जो है तृतीय सांसद की बहाल कर दी गई वहां पे।
नेपाल में वापस से फिर मोनार्की से डेमोक्रेट्स की ओर हो गया। एंड 2007 में फाइनल वहां पे अंतरिम संविधान भी बना दिया गया, जो है कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, यानी बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक रूल वहां पे हो गया। यानी 2007 में फाइनल रूप से, शुरू तो वो 90 में ही हुआ था, लेकिन वापस बीच में वहां पे फिर से डेमोक्रेट से मोनार्की में चेंज हो गया था। लेकिन 2007 से कम्प्लीटली वहां पे अभी चल रहा है डेमोक्रेटिक रूल, यानी संवैधानिक शासन, लोकतंत्र। हम एक ये स्टोरी देखें कि लोग वहां पे जो मोनार्की का शासन था, लेकिन वो उस चीज को वापस से बदलना चाह रहे थे लोकतांत्रिक शासन में। तो ऐसा क्या मतलब जरूरत हो सकती है, क्या आवश्यकता हो सकती है, संविधान की हमें जरूरत क्यों होती है, आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान की आवश्यकता के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम डिस्कस करें तो किसी भी गेम की हम बात करें या किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सबका एक टर्म्स होता है, एक रूल्स और एक रेगुलेशन होता है, और उस रूल्स रेगुलेशन के अनुसार ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रन करती है। जैसे ही रूल्स रेगुलेशन बदल जाता है तो फिर उस चीज का अर्थ भी बदल जाता है, मीनिंग भी बदल जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे गेम की बात करते हैं, हॉकी और क्रिकेट अगर हम ऐसे कंपेयर कर रहे हैं तो क्रिकेट में हम बैट का यूज करते हैं और हॉकी में हम हॉकी स्टिक का यूज कर रहे हैं। यानी आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल इजीली कि दोनों ही गेम का एक अलग नियम होता है। अगर हम हॉकी स्टिक के बदले बैट का यूज करने लगे तो वो एक क्रिकेट बन जाएगा, यानी वो हॉकी नहीं रहेगी। तो सारे गेम का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है और वो उसी के अनुसार चलते हैं। अगर उनका नियम बदला तो फिर वो गेम ही बदल जाएगा। तो ये गेम एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ, आपके बुक में भी दिया हुआ, आप इजिली वहां से पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पे कई बार आप देखेंगे या ऐसे हमारे थोड़ा बैक में जाएंगे, अपने पास्ट में देखेंगे कि हमारे यहाँ कई तरह की भेदभाव वाला सिस्टम, जाति प्रथा धर्म को लेकर के बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों के भावना है और उस पर बहुत सारे लोग वर्क भी करते हैं। अभी भी कंप्लीटली तो नहीं कह सकते, पर अभी भी हमारे यहाँ कहीं कहीं जातिवाद देखने को मिल जाता है। तो संविधान की आवश्यकता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर, अगर हम भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य के बात हम करें तो धर्मनिरपेक्ष भी हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जहाँ पे राज्य और धर्म को अलग अलग रखा गया हो, यानी राज्य जो है वो धर्म के अनुसार नहीं चलता हो, किसी भी धर्म को वहां पे एक विशेष दर्जा नहीं दिया गया हो। तो हमारा जो भारत है वहां पे धर्म को एक विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं और सारे धर्म के लोग को जो है वो अपना अधिकार दिया गया है। तो पहला तो ये हो सकता है कि एक धर्म के लोग जो है वो दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर वर्चस्व ना कायम करें। यानी पहला आप देख सकते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को के ऊपर वर्चस्व ना कायम करें। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक धर्म के लोग अपने ही धर्म के ऊपर जो है उनको परेशान ना करें, उनके ऊपर वर्चस्व ना कायम करें। यानी एक धर्म के अंदर भी भिन्न भिन्न जाति के लोग होते हैं तो उनको अपने कल्चर के हिसाब से, अपने रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पे जीने का बराबर अधिकार है। यहाँ पे हमने दो पॉइंट लिखा है। पहला है कि एक धर्म के लोग को दूसरे धर्म से रक्षा के लिए, ताकि
सारे धर्म के लोग, यानी जो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं, वो सारे धर्म के लोग बिल्कुल एक सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ अपने धर्म के साथ अपने कल्चर के साथ अपने जिंदगी को सरवाइव कर सके। और दूसरा है कि एक धर्म के अंदर ही इस तरह के भिन्न भिन्न जाति के लोग होते हैं। जैसे अगर हम क्रिश्चियन की बात करें तो उनके यहाँ भी कई सारे जाति होते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, हर धर्म में एक अपर कास्ट लोअर कास्ट इस तरह से करके डिवाइड होता है। तो यहाँ पे एक धर्म के लोग जो है वो अपने ही धर्म में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको परेशान ना करें, उनको उनके कल्चर के साथ उनके ओपिनियन के साथ वो उनकी जिंदगी को जीने दें। एंड तीसरा एक होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद की डिसीजन से भी बचना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लोकतंत्र की हम बात करें तो लोकतंत्र में बहुत टाइम लगता है किसी भी एक डिसीजन को लेने में, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव पीपल बहुत सारे लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं, तो हम सबकी ओपिनियन को देखते हैं तब डिसीजन लेते हैं। और अगर हम ऐसा सोचें कि नहीं लोकतंत्र में बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे बार बार सत्ता भी बदलती है, लोग चेंज होते हैं, तो जिसकी वजह से जो विकास की गति है यानी जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और अगर वही हम एक तानाशाह कंट्री की बात करें तो वहां पे क्या होता है, डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि वहां सिंगल हैंडेड होता है, यानी सिंगल पर्सन जो होता है उसको कोई भी डिसीजन लेनी होती है, तो वहां पे थोड़ी सी डेवलपमेंट जो है वो तेजी से होता है। तो आप एक वजह देखेंगे, एक ऐसा कारण देखेंगे कि लोकतंत्र जो है वो डिक्टेटरशिप से थोड़ा पीछे है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे वजह आपको दिखेंगे जिसमें लोकतंत्र जो है वो डिक्टेटरशिप से बहुत ही सही है। तो बस एक वजह से ये लोकतंत्र में मतलब विकास के नाम पर या डेवलपमेंट के नाम पर अगर हम डिक्टेटरशिप ला दें तो ये बाकी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फिर वो हार्मफुल हो सकता है। तो ये क्या है, अभी हम भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण के बारे में देखेंगे, और जो भी भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट लक्षण है, क्राइटेरिया है, और ऐसे आप देख सकते हैं कि जो ये हमने टर्म्स लिखा है जो भी हम डिस्कस करेंगे तो ये हमारे भारतीय संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। कि आप प्रियम्बल को भी देख सकते हैं कि प्रियम्बल पढ़ के भी ऐसा कहा जाता है कि आप भारत के संविधान को समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसके जो क्राइटेरिया फीचर्स है आप उसको समझ सकते हैं। तो उसमें से कुछ टर्म्स है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, यानी 8th क्लास का जो ये फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का उसमें भी दिया हुआ है। तो ये सारे टर्म्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला तो है हमारा कि संघवाद, फेडरलिज्म। संघवाद है क्या? अगर हम संघवाद की बात करें तो संघवाद मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवीजन, शक्तियों का बंटवारा। यानी यहाँ पे क्या होता है संघवाद में कि यहाँ पे पावर को सेंट्रलाइज्ड नहीं करके, एक जगह नहीं रख के पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे कि संघवाद को यहाँ पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पंचायती सरकार, तीन स्तर में डिवाइड किया गया है। संघवाद में क्या हमने देखा कि ये पावर का डिवीजन होता है, यहाँ पे पावर को सेंट्रलाइज नहीं करके, एक जगह स्थिर नहीं करके पावर को डिवाइड कर दिया जाता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पंचायती सरकार में। और ये जो तीनों ही सरकार है ये सेम जनता के ऊपर शासन करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि राज्य सरकार अलग करती है, केंद्र अलग और पंचायती सरकार अलग। केंद्र सरकार जिस जनता के ऊपर रूल करती है, शासन करती है, उसी के ऊपर राज्य सरकार भी करती है और उसी के ऊपर पंचायती सरकार भी करती है। तो इस तरह से ये सेम जनता के ऊपर शासन करते हैं, लेकिन इनका पावर और जो टैक्सेशन का अधिकार होता है, यानी जो इनका पावर होता है, टैक्सेशन का एरिया होता है, वो जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हम केंद्र सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो उसके लिए होल कंट्री यानी पूरे भारत के ऊपर वो राज्य करते हैं। इसके बाद राज्य सरकार की बात करें तो इनके अंदर में जो आता है वो सिर्फ एक स्टेट आता है, कोई भी स्पेसिफिक स्टेट की गवर्नमेंट होती है। देन हम पंचायत की बात करें तो इनका एरिया जो होता है वो सबसे छोटा होता है, इनकी एक पंचायत के अंदर में ये शासन करते हैं। तो जिस जनता के ऊपर पंचायती सरकार गवर्नमेंट रूल करती है, उसी जनता के ऊपर राज्य सरकार भी और उसी जनता के ऊपर केंद्र सरकार भी करती है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पावर को सेंट्रलाइज नहीं करके पावर को डिवाइड कर दिया जाता है और ये तीनों ही गवर्नमेंट जो है वो सेम जनता के ऊपर रूल करती है।
ये जरूरी नहीं हो कि 3 ही हो। अगर आप अदर कंट्री में देखेंगे, इंडिया के अलावा, इंडिया में ये 3 टायर्स में डिवाइड है, इंडिया के अलावा जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह 3 ही मिलेगा। लेकिन संघवाद का मतलब होता है कि जहाँ पे पावर को एक से ज्यादा स्तर में बंटवारा किया गया हो, जहाँ पे पावर को एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड नहीं किया गया हो, ये संघवाद होता है। दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है? संसदीय शासन व्यवस्था में हम देखेंगे जिसको कि हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी हमारा एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, वहां से इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं पब्लिक के बिहाफ में, और वही फिर वो रूल करते हैं, और उन्हें जो पब्लिक होती है वही उनको देती है पावर अपने ऊपर रूल करने का। अभी जैसे देख सकते हैं कि पूरे, अगर हम संसद के निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो टोटल 545 जो है लगभग, सॉरी 550 है, अभी प्रेजेंट में 545 है। तो ये सारे इतने हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये चुने किसके द्वारा गए हैं? जनता के द्वारा गए हैं, और जनता ही ये अधिकार दी है कि वो उनके ऊपर शासन करे। तो इस तरह से ये हमारा संसदीय व्यवस्था है। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्री में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम दिखेगा। जैसे हमने अभी नेपाल का स्टोरी पढ़ा था, नेपाल का स्टोरी में भी हम देखे कि किस तरह से वहां पे मोनार्की को चेंज कर दिया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम में। देन है शक्तियों का बंटवारा, ये है सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे हमने संघवाद पढ़ा था, अभी संघवाद में भी हम यही देखे कि पावर का डिवीजन होता है। तो फिर ये शक्तियों का बंटवारा क्या है, ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? तो यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा जो है, हमने यहाँ देखा कि सरकार के अंदर जो है वो डिफरेंट लेवल पे किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सेम लेवल पर, सेम स्तर पे सरकार का बंटवारा होता है, जिसको कि हम सरकार के अंग भी कहते हैं। तो ये सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग, जिसमें कि हम देखेंगे पहला हमारा क्या होता है, फर्स्ट जो है वो कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, और तीसरा न्यायपालिका। इस तरह से हमने देखा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग होते हैं, और ये तीनों ही जो है वो सेम स्तर के होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि केंद्र सरकार जो कि सबसे मोस्ट पावरफुल होता है, देन राज्य सरकार एंड देन पंचायती सरकार है, लेकिन ये तीनों सेम स्तर के सरकार होते हैं। इनमें से आपको कोई भी ऐसा सीनियर जूनियर या ज्यादा पावरफुल नहीं दिखेगा या कम पावरफुल। यहाँ पे जो न्यायपालिका, न्यायालय व्यवस्था होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, बाकी ये कार्यपालिका और जो विधायिका होते हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कार्यपालिका और विधायिका में, विधायिका जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि अभी हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ा, जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र से जो चुनाव जीतकर हमारे प्रतिनिधि आते हैं। कार्यपालिका में जो कानून को लागू करने या कानून बनाने का काम देखते हैं। तो इस तरह से हमारे ये कार्यपालिका और विधायिका जो है ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन न्यायपालिका जो है ये इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और ये हमारा न्यायालय व्यवस्था है। देन हम मौलिक अधिकार देखेंगे। मौलिक अधिकार में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ जो है कितने टोटल, अभी प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार है। टोटल मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में हमें जो पढ़ना है वो 6 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। तो पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार में है कि यहाँ पे जितने भी सिटीजन है, मतलब जितने भी नागरिक हैं, सारे नागरिक कानून के सामने जो है वो बराबर हैं। कानून सबके लिए बराबर है, या कहिए कि सारे लोग कानून के नजर में बराबर हैं। ये है समानता का अधिकार। इसके बाद हम स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है कि एवरी पर्सन को, जितने भी प्रत्येक नागरिक हैं, उनको अपने स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जैसे भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने का, संगठन, सभा करने का, ये सारे अधिकार दिए गए हैं, और ये आता है स्वतंत्रता के अधिकार में। नेक्स्ट हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें ऐसे 3 तरह के जो शोषण है उनको रोका गया है, बैन किया गया है। जैसे पहला ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मानव तस्करी, जिसमें इंसान की खरीद बिक्री होती है, उसे बैन किया गया है, वो हमारे यहाँ अलीगल है।
एंड दूसरा जो है कि किसी के साथ आप जबरदस्ती या बेगारी नहीं करवा सकते, जबरन आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते। और थर्ड है कि जो भी बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको आप कारखानों के काम में नहीं लगा सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये 3 तरह के शोषण का जो है किया गया है इसमें चर्चा। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हम देखेंगे कि अगर हम इंडिया के सापेक्ष में बात करें तो इंडिया जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, जहाँ पे सभी राज्य सभी धर्म को राज्य में बराबर का हिस्सा दिया गया है। मतलब उनको बराबर का हक है, ऐसा नहीं कुछ अधिकार दिया गया है कि कोई हमारा जो धर्म है उसे सुपीरियर माना गया है या किसी भी धर्म को नीचा दिखाया गया है। यहाँ राज्य और धर्म जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। राज्य है वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करती है। धार्मिक स्वतंत्रता में है कि धर्म बिल्कुल राज्य से अलग है, राज्य धर्म से अलग होती है। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्था बनाने का अधिकार। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्था बनाने का अधिकार क्या है इसमें कि हमारे यहाँ जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनकी भाषा धीरे धीरे लुप्त हो रही है या जिनका कल्चर सिस्टम, जैसे जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, तो जितने भी माइनर है, माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक हैं, उनको अपना इंस्टीट्यूशन चलाने का, अपने कल्चर से संबंधित या अपने भाषा को बचाने के लिए वो अपना एक इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं और जिसमें कि सरकार का भी कुछ सहायता राशि उनको मिल जाता है। तो ये है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार कि अगर कोई भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने भाषा को बचाना चाहते हैं तो वो अपना एक संस्था चला सकते हैं। देन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में हम देखेंगे कि अगर आपसे राज्य किसी भी तरह का, ये जो दिया हुआ है हमें मौलिक अधिकार 5, इनमें से कोई भी मौलिक अधिकार अगर राज्य के द्वारा छीना जा रहा है या फिर वो किसी तरह से मिसयूज किया जा रहा है तो आप इस अधिकार के बदौलत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो उसके लिए। यानी इन 5 अधिकार का एक तरह से कहो तो प्रोटेक्शन करता है, बचाता है। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरह से हम मौलिक अधिकार देखें जो कि अभी प्रेजेंट में 6 है। लास्ट जो हमारा टर्म्स है ये है धर्मनिरपेक्षता। अभी हम सेकुलर पढ़ रहे थे यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता में, तो ये धर्मनिरपेक्षता शब्द आया था। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है कि यहाँ पे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, राज्य जो है वो धर्म से अलग वर्क करता है, राज्य जो है वो धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे आप देखेंगे अदर डिफरेंट कंट्रीज का, जैसे हम अपने नेबर्स कंट्री श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे एक नेशनल रिलीजन भी होता है, जैसे बौद्धिज्म है। पाकिस्तान की आप बात करो तो वहाँ पे इस्लाम है। इस तरह इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं होता है। यहाँ पे सारे रिलीजन के लोग रहते हैं और सारे रिलीजन के लोग को अपने हिसाब से, अपने अनुसार अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है। तो धर्मनिरपेक्षता ये है कि जहाँ पे राज्य जो है वो धर्म से अलग होकर काम करती है। यहाँ पे धर्म से संबंधित वो नहीं होते हैं, यानी धर्म और राज्य दो अलग अलग चीज होते हैं। राज्य जो है वो धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है। तो यहाँ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, जिसे हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान में हमने देखा कि आखिर संविधान की आवश्यकता हमें क्यों होती है, संविधान की जरूरत क्या है। ने देखा कि किस तरह से 1934 में फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसको अधिकृत किया गया था एंड ये हमें काफी संघर्ष के बाद मिला अपने इंडियन को अपने लिए, मतलब अपने देश के लिए एक संविधान बनाने को, भारत के नागरिक को भारत के लिए संविधान बनाने का मौका मिला। और दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 तक कई सारे बैठक हुई, सभाएं हुई और फाइनली 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम बैठक होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है। देन हमने नेपाल का स्टोरी देखा था कि वहाँ पे किस तरह से 1990 से लेकर के 2007 तक कितने उतार चढ़ाव आए। पहले जो वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था आया वो 1990 में आया था। देन उसे जब ज्ञानेंद्र सिंह राजा बने तो उन्होंने कुछ मारवी संगठन का सहारा बना करके वापस से फिर अपने हाथ में बागडोर ले लिया, लेकिन फिर 2007 में फाइनली वहाँ पे अंतरिम संविधान का गठन किया गया।
इसके बाद हमने देखा कि हमारे देश को या फिर भारत को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये भी देखा, आप इतिहास वगैरह में पढ़े या अभी आगे पढ़ेंगे भी कि बहुत लंबा जर्नी रहा है। कई सालों तक कई सारे आंदोलन चले, वार हुए, एंड देन हमें संविधान मिला। और ये सारे जो हमारे टर्म्स थे, इम्पोर्टेंट एक लक्षण थे, इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है हमारे संविधान का, जिसके बारे